Hello students, today we are going to start new chapter issue of debenture and redemption of debentures। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक लेते हैं आज, जिसके अंदर हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ डिबेंचर, क्या कॉन्सेप्ट है ये, और टाइप्स ऑफ डिबेंचर, और शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है, उसके किन किन बिंदुओं के आधार पर डिफरेंस हम कर सकते हैं उनमें दोनों में, तो उसके बारे में आज बताएंगे आपको। तो डिबेंचर है इफ़ ए कंपनी नीड्स फंड्स फॉर एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट पर्पस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स शेयर कैपिटल इट कैन बोरो फ्रॉम द जनरल पब्लिक, यानी कि ये उसकी ओन कैपिटल नहीं है, ये लोन ले सकते हैं, जनरल पब्लिक से उगा सकते हैं, लोन ले सकते हैं बाई इशूइंग सर्टिफिकेट्स फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सच ए लोन certificate is called a debenture. Debenture are offered to the public for subscription in the same way as for the issue of equity shares, यानी कि दोनों सेम है। वो भी पब्लिक से हम प्रोस्पेक्टस दे के पब्लिक को उसको हम इनवाइट करते हैं अपना ये सब्सक्रिप्शन करने के लिए कंपनी में, और डिवेंचर के मामले में भी हम प्रोस्पेक्टस देते हैं कंपनी को और अपने आइडियाज़ बताते हैं, और जिसके बेस पे कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए डिवेंचर, जो कि शेयर नहीं लेना चाहते, वो अपना ब्याज चाहते हैं, डिविडेंड नहीं चाहते, वो लोग शेयर खरीदते हैं। डिवेंचर आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन द सेम वे एज फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिवेंचर इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक्नॉलेज द रिसीप्ट ऑफ मनी, यानी कि वो सर्टिफिकेट वो है कि आपने एक तरह से उसको लिख के दे दिया, भाई हमने आपसे इतना उधार लिया हुआ है और हम इसको पे करने के लिए बाध्य हैं। तो इस प्रकार डिवेंचर आपने समझा। इसके बाद ये जो है आप कुछ इसके अंतर के आधार हैं शेयर्स में और डिवेंचर में, और उसके बेस पे इंटरप्रेट किया है, परंतु हम तो आपको चलते हैं सीधा एनसीईआरटी की बुक में लेके, जिसमें तफसील से, जिसमें डिटेल से आपको बताया गया है कि डिवेंचर के बारे में और इसके सारे टाइप्स वगैरह के बारे में भी। तो डिवेंचर का हमने मीनिंग समझा। इसके बाद ये जो है एक लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, डेबियर से, जिसका मतलब होता है बोरो करना, उधार लेना, ठीक है ना। तो ये डिवेंचर के बारे में आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी क्या इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं। बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड भी पहले जो है सरकार इशू करती थी बॉन्ड, उसके बाद अब जो है बॉन्ड्स और डिबेंचर एक ही बात है, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, और अब प्राइवेट लोग भी बॉन्ड को जारी करते हैं, ये भी एक बॉन्ड के प्रकार से ही डिबेंचर होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन द शेयर्स एंड डिबेंचर्स आपने टेबल देखी पीछे स्लाइड के अंदर, यहाँ पर हम आपको एनसीईआरटी में जिस प्रकार से इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है मैं बताता हूँ इसको। एक तो है ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे, यानी कि बेसिस ऑफ जो डिफरेंस है वो ओनरशिप है। जब भी आप डिफरेंस करेंगे तो आप टेबल बना के करें तो बड़ा अच्छा रहता है। तो टेबल में फर्स्ट जो कॉलम है वो ओनर बेस ऑफ द डिफरेंस हो गया, तो ओनरशिप के बेस पर ए शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी वेयर एज द डिबेंचर इज ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट, यानी कि शेयर तो मालिकाना हक देता है उसके होल्डर को, और जो डिबेंचर है वो आप लेनदार की तरीके से होता है, कंपनी से लेने वाला होता है पैसे, वो उसने उधार दिया होता है कंपनी को। तो ए शेयर इज़ ए पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल वेयर एज ए डिबेंचर इज़ ए पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। बताया था ना आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, एक तो ओन्ड कैपिटल होती है और एक बोरोड कैपिटल होती है। तो बोरोड कैपिटल का जो मेजर पार्ट होता है वो डिबेंचर होता है। ये भी लंबे टाइम के लिए नॉर्मली लिया जाता है पब्लिक से। रिटर्न, इसके बदले किसको क्या मिलता है, तो शेयर के बदले आपको पता ही है डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है डिविडेंड के हकदार होते हैं, और डिविडेंड मिले मिले ना मिले ना मिले, प्रॉफिट होगा तभी तो मिलेगा। और डिबेंचर जो है, डिबेंचर के लिए हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट वो द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर्स में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, डिपेंड करता है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा है, नहीं हो रहा तो नहीं भी मिलेगा। बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ प्री फिक्स्ड, पहले से ही डिबेंचर का रेट फिक्स होता है। 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर आपको जो देखने को मिलेंगे, तो उसके आगे प्री फिक्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यानी कि इतना इंटरेस्ट वो उसमें मिलेगा ही। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिस प्रकार से मैंने बताया ना आपको कि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, यदि प्रॉफिट होता है तो उसका एप्रोप्रिएशन होती है, जो क्या नाम है, डिविडेंड होती है। जबकि जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कंपनी चाहे प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, उसको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। जबकि प्रॉफिट के बारे में ऐसी बाध्यता नहीं है। शेयर होल्डर प्रॉफिट कहाँ से मांगेगा जब प्रॉफिट होगा ही नहीं तो, परंतु
डिबेंचर होल्डर को आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। रीपेमेंट का क्या है, नॉर्मली द अमाउंट ऑफ शेयर्स इज नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कि जीवन काल में कंपनी के शेयर्स का नॉर्मली रिटर्न नहीं होता है, परंतु ये 77A और B जो अमेंडमेंट आया है कंपनी एक्ट के अंदर, ये जो है कंपनी को परमिशन देती है बाई बैक की स्पेशल कंडीशन में, जबकि नॉर्मली जब आपका जो बुक प्राइस होता है यानी कि जो इशू प्राइस होता है शेयर का, उससे भी कम चले गए हो मार्केट के रेट, तो कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर, राइट। अब इसके बाद वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट के बारे में क्या कहते हैं जी, जैसा बताया आपको हमने कि कंपनी जो होती है कई सारे लोगों को कैपिटल मिलके यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, तो उसमें उनके होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है। सारे तो मालिक नहीं बन सकते ना, सारे को बिहाफ पर कुछ बंदे वोट दे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक फॉर्म करते हैं जो कि मैनेजर्स को नियुक्त करते हैं और कंपनी को चलाया जाता है। इस प्रकार से मैंने बताया आपको 2-3 बार कम से कम। तो शेयर होल्डर इन्जॉय वोटिंग राइट्स, यानी कि वोटिंग राइट में वो अपना मत देते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर को इस प्रकार से नॉर्मली कोई वोटिंग राइट नहीं होता नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, राइट। सिक्योरिटी, अब आ जाओ सिक्योरिटी पे, सुरक्षा के, यानी कि शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड। जब आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो यानी कि आप शेयर होल्डर बन रहे हो, यानी कि आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, तो प्रॉफिट हो भी सकता है और प्रॉफिट नहीं भी हो सकता, यानी कि जोखिम है। जबकि डिबेंचर होल्डर जनरली सिक्योर्ड होते हैं और कैरी ए फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ओवर द एसेट्स होता है, यानी कि जब कंपनी बाय द वे लॉस में चली जाती है और वाइंड अप होने की स्थिति आ जाती है, तो जो कंपनी की जो एसेट्स होती हैं वो उनका भुगतान शेयर होल्डर्स का नाम डिबेंचर होल्डर्स का उससे पहले किया जाता है। और कई बार फिक्स कैपिटल होती है, उसके फिक्स एसेट्स होती हैं, कई बार फ्लोटिंग चार्ज भी होता है, यानी कि एक एसेट से पूर्ति नहीं हो रही है तो दूसरी एसेट से भी उसकी पूर्ति की जाएगी, यानी कि फ्लोट हो जाएगा उसका चार्ज दूसरी एसेट्स के ऊपर, राइट। इसको हम थोड़ा अगले 3-4 लाइनों के बाद बहुत तफसील से समझाया जाएगा कि फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, आ सकता है इसके बारे में, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभी दोबारा बताएंगे इसके बारे में हम आपको। कन्वर्टिबिलिटी यानी कि परिवर्तनीयता, शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर, शेयर्स को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता डिबेंचर के, जबकि डिबेंचर जो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर इफ़ द टर्म्स ऑफ सो प्रोवाइड, यानी कि अगर जिस टर्म्स के आधार पर वो डिबेंचर जारी किए गए थे वो अलाउ करती हैं, तो डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। परंतु शेयर के साथ ऐसा नहीं है, शेयर कन्वर्ट नहीं होते डिबेंचर के अंदर, ठीक है। तो जो कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं उनका नाम ही कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होता है। हम टाइप ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे ना, अगला वाला जो टॉपिक मिल गया इसके आधार पे आपको, तो टाइप ऑफ डिबेंचर्स में एक टाइप होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर, यानी कि परिवर्तनीय। परिवर्तनीय का मतलब उन डिबेंचर्स को किसी नए डिबेंचर में या शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हो गया। तो इसके बाद अब अगला टॉपिक करते हैं हम। देखो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अकाउंट्स जो है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अकाउंट्स नहीं आएगा, परंतु ये थ्योरी बेस भी थोड़ा ज़रूरी है। तो मैं एक क्लास के अंदर इसको कंक्लूड करूँगा थ्योरी को इसकी। बाकी आपको जो इशू ऑफ डिबेंचर्स की जो जनरल एंट्रीज हैं, नॉर्मली नाम को छोड़ देंगे तो आपका जो है शेयर्स की प्रकार से ही उसका भी एक सारी एंट्रीज होती हैं, सेम उसी प्रकार से होती हैं। तो टाइप ऑफ डिबेंचर करते हैं। चलो ए कंपनी में इशू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर विच कैन बी क्लासीफाइड एज अंडर। इसको हम एक टेबल के द्वारा पहले समझ लेते हैं, फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे अलग अलग तरीके से। तो टेबल क्या कहती है कि जो हम एक कंपनी है वो कई प्रकार के डिबेंचर बॉन्ड वो इशू कर सकती है, तो उसको हमने इसमें 5 प्रकार में मोटे मोटे तौर पर बांटा है। तो सिक्योरिटी के बेस पर, सुरक्षा के बेस पर, टेन्योर के बेस पर यानी कि अवधि के बेस पर, मोड ऑफ रिडेम्पशन के बेस पर यानी कि उसको जो हम उसको भुगतान करेंगे उसके बेस पर, और कूपन रेट के बेस पर, और रजिस्ट्रेशन के बेस पर। तो सिक्योरिटी के बेस पर इसके 2 भाग बनाए जाते हैं, इसके सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर्स। दूसरा इसमें है अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर। तो सिक्योरिटी के बेस पे हो गए, यानी कि एक तो सुरक्षा जिसके अंदर है कोई, और एक असुरक्षित है जो। दूसरा क्या है, टेन्योर के बेस पर रिडीमेबल, यानी कि एक लाइफ टाइम में जो रिडीम होंगे कभी ना कभी। और परपेचुअल यानी कि इरिडीमेबल, वो कि नॉर्मली बहुत लंबे टाइम के लिए होते हैं या कंपनी की लाइफ में वो रिडीम होते ही नहीं हैं, ये उसकी शर्त होती है जारी करने की ही। तो मोड ऑफ रिडेम्पशन के आधार पर, रिडेम्पशन यानी कि एक तो कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं, यानी कि आप अपने पैसे मत लो, इसके बदले में कोई और नया डिबेंचर ले लो या नया शेयर ले लो। इसको फिर दोबारा 2 भागों में बांट सकते हैं, फुल्ली कन्वर्टिबल और पार्टली कन्वर्टिबल, यानी कि उसका कुछ हिस्सा तो फुल्ली कन्वर्टिबल होता है और कुछ हिस्से के बदले में उसको वापस भुगतान कर दिया जाता है। तो अगली जो है इसमें नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर।
नॉन कन्वर्टिबल का मतलब होता है वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसके प्रकार कूपन रेट आ गया, कूपन रेट में है जीरो कूपन रेट और एक है स्पेसिफिक रेट। तो जीरो कूपन रेट होता है, एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट। जीरो कूपन रेट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये भी आपको डिफाइन करेंगे, अलग अलग तरीके से बताएंगे। और स्पेसिफाइड रेट में तो रेट स्पेसिफाइड होते हैं उसके इंटरेस्ट के, ठीक है ना। इसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक तो है रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक है अनरजिस्टर्ड डिबेंचर, यानी कि बियरर रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट से। पहला हमने बताया था आपको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब फर्स्ट जो है सिक्योरिटी का जो बेस पर हम उसको डिवाइड अलग अलग करते हैं। तो सिक्योर डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर यानी कि जिसके पीछे कोई एसेट्स है, चार्ज है कि कोई डिफ़ॉल्ट करती है तो उस एसेट्स को बेचकर वो पूरा किया जाएगा डिबेंचर होल्डर की देता। द चार्ज में बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। ए फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन ए स्पेसिफिक एसेट्स वेयर ए फ्लोटिंग चार्ज इज ऑन जनरल एसेट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि देखो आप स्पेसिफिक एसेट में एसेट लिखा हुआ, नोट एसेट्स, यानी कि एक ही एसेट उसके लिए स्पेसिफाइड है, उससे पूर्ति हो गई तो हो गई, नहीं तो वो सिक्योर्ड नहीं है। परंतु फ्लोटिंग एसेट्स में यानी कि एक एसेट से पूर्ति नहीं हो रही तो दूसरी जो एसेट्स हैं उस पर वो फ्लोट हो जाएगा चार्ज। अब आप समझ गए होंगे कि फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज में क्या अंतर होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या मतलब हो गया अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता ओवरऑल। तो हमेशा डिबेंचर होल्डर को शेयर होल्डर से पहले हक मिलता है। वाइंड अप की पोजीशन में क्या होगा, वाइंड अप की पोजीशन में ये होता है कंपनी के एसेट्स को बेचा जाता है, उसके बाद देनदारी चुकाई जाती है, क्योंकि ये देनदारी जो है दूसरे बाहर वाले बंदे की देनदारी है, आउटसाइड लायबिलिटी है। तो वो तो नेचुरली सबको पता है आउटसाइड लायबिलिटी पहले दी जाएगी और शेयर होल्डर का पैसा बाद में दिया जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल तो उसका हक रहेगा, परंतु कोई स्पेसिफाइड नहीं है उसके लिए। नॉर्मली दीज काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इशूड, नॉर्मली ये इशू नहीं होते हैं इस प्रकार के। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, टेन्योर के हिसाब से एक होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है दोज विच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद उसको लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा या कि इंस्टॉलमेंट्स में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी के उसको भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। और डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड ईदर एट पार और एट प्रीमियम। ये आपके टर्म्स के हिसाब से इशू हुआ था, उसके बेस पर आपको या तो जितने पैसे का इशू हुआ था वही, या प्रीमियम यानी कि कुछ फालतू पैसा वापस दिया जाएगा। दूसरा क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिडीमेबल, यानी कि इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है परपेचुअल, हमेशा के लिए है। बिकॉज द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी। कोई कंपनी उसको अंडरटेकिंग देती नहीं रीपेमेंट के लिए। ये क्या है डिबेंचर, ये फाइंडिंग के टाइम पर ही या कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद रीपे होते हैं। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, मैंने बताया ही आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं एक डिबेंचर विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी ईदर एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी और द डिबेंचर होल्डर, दोनों का मर्जी के हिसाब से चलती है वो चीज़, आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर। दी डिबेंचर आर ईदर फुली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल। मैंने बताया था ना आपको, ये भी दो भागों में बढ़ जाते हैं, कुछ हिस्सा तो फुल्ली और कुछ हिस्सा पार्टली कन्वर्टेबल होता है। सेकंड इसके अंदर आ जाता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, द डिबेंचर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और इन any other kind of security are known as not convertible debentures. Most debentures issued by the company fall in this category. एक क्वेश्चन आया था ज़्यादातर डिबेंचर किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपने उसका खटाक से मोस्ट ऑफ द डिबेंचर कम्स अंडर द नॉन कन्वर्टेबल टाइप ऑफ डिबेंचर्स, राइट। इसके बाद आ जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक, इसमें दो भाग होते हैं, स्पेसिफिक कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट दीज डिबेंचर्स आर इशूड विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हो 9% इंटरेस्ट, 10% प्रीफिक्स होता है उसके में, विच इज कॉल्ड ए कूपन रेट। द स्पेसिफाइड रेट में इधर भी फिक्स और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ फ्लोटिंग पुराना वाला फ्लोटिंग नहीं है, यहाँ पर फ्लोटिंग का मतलब है बैंक रेट के हिसाब से टैग हो जाता है वो। जब बैंक इंटरेस्ट बढ़ा दी है तो इसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और बैंक के इंटरेस्ट घटते हैं इकोनॉमी के हिसाब से तो इसके इंटरेस्ट भी फ्लोट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंक्स, राइट। दूसरा इसमें इसके अंदर है जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन रेट का मतलब क्या होता है, जब इशू करते हैं डिबेंचर्स को तो
हम कुछ जो उसकी बेस प्राइस होता है, जो उसकी बुक इशू प्राइस होता है, उससे कम का देते हैं। यदि कि 100 रुपये का एक डिवेंचर है तो उसके बदले हम 90 रुपये का दे देते हैं। जो बाकी जो रिडीम करेंगे उसको तो 100 रुपये पूरे करेंगे। जो 10 रुपये का डिफरेंस है दैट कैन बी शोन एज इंटरेस्ट, ठीक है ना। वो कम जो उसके इंटरेस्ट हो गया, डिफरेंस जो होता है वो इंटरेस्ट हो गया, राइट। तो ये होता है जीरो कूपन रेट इन डिवेंचर। इसके बाद आता है लास्ट वाला, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के व्यू पॉइंट से भी रजिस्टर्ड होते हैं और एक होते हैं बेरर डिवेंचर या अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो होते हैं जिनका लेखा जोखा कंपनी के रिकॉर्ड के अंदर लिखा जाता है कि हमने फला फला आदमी को इतने इतने डिवेंचर दिए हुए हैं, कंपनी के रिकॉर्ड में आ जाता है वो। जब उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो बिना कंपनी के इन्वॉल्वमेंट के ये ट्रांसफ़र भी नहीं होते। एक रेगुलर ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, फिर कंपनी भी अपने खातों में उसका नाम ट्रांसफ़र कर देती है। जबकि इसके विपरीत बियरर डिवेंचर क्या होते हैं? बियरर डिवेंचर का कंपनी कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है, वो तो जिसके हाथ में है वो उसी के हो गए हैं, वो ये वाली बात होती है उसके अंदर। तो बियरर डिवेंचर का कंपनी अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको सारी डिटेल्स बताई हैं। इसके बाद हम अगली क्लास के अंदर इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने बताया था आपको। इशू ऑफ डिवेंचर्स में जो एंट्रीज होती हैं सारी नॉर्मली वही होती हैं जिस प्रकार से हम शेयर्स में करते हैं, केवल नाम चेंज होते हैं। आप देख सकते हो इसमें जनरल एंट्रीज में, जैसे कैश के लिए इशू किया हमने तो सीधा सीधा वही सीधी एप्लीकेशन मंगाएंगे हम, और एप्लीकेशन जब बैंक में आएंगी सीधी हमारी बैंक में जमा करेगा ना अप्लाई करने के लिए, तो बैंक में चेक डालेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हो गया, यदि हम इकट्ठा मंगा रहे हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट पैसा। तो ये क्या है, ये तो हो गया यहाँ पर केवल नाम चेंज किया हमने, डिबेंचर कर दिया नाम शेयर के बदले, ठीक है ना। और इसी को हम जब अलॉटमेंट करेंगे तो ऑन अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसे कर देंगे, टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं है, यहाँ डिबेंचर अकाउंट है। जब क्वेश्चन आप करेंगे ध्यान करेंगे आपको, तो क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर के आगे आपको इंटरेस्ट भी लिखा हुआ होता है फ्री पिक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वो। तो इस प्रकार से सेकंड एंट्री इसकी वही हो जाएगी। दोबारा जब ड्यू करेंगे हम अगर हम 2 इंस्टॉलमेंट वाला, ये दूसरी एंट्री जो है, पहली वाली एंट्री में हमने एक ही खाता खोला था डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। जब हम इसको अलग अलग मंगाते हैं, एप्लीकेशन अलग अलॉटमेंट अलग, तो नाम अलग अलग कर देंगे उसका। हम एप्लीकेशन के ऊपर केवल एप्लीकेशन डिबेंचर क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, और देखो वापस इसको ट्रांसफ़र कर दिया डिबेंचर्स में अलॉटमेंट करने पर। और अलॉटमेंट का जब करते हैं तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया और टू डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब देखो सवाल ये पैदा होता है, आपको पता ही है कि ये कैपिटल नहीं है, ये ओन कैपिटल नहीं है, ये बोरोड कैपिटल है। तो इसको बैलेंस शीट में भी उसकी तरह नहीं दिखाएंगे जैसे हमने शेयर कैपिटल दिखाई थी। इसको दिखाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। आपको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अगले क्वेश्चन के अंदर आएगा इसके अंदर उदाहरणों में। तो अगली क्लास के अंदर वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप एक आध 2-3 कम से कम इसकी इलस्ट्रेशन करके रखें ताकि इसको अभ्यास में आ जाए आपके ये, और अपना ध्यान रखें। साथ में प्रोजेक्ट की तैयारी भी करनी है, क्योंकि थर्ड बुक तो अभी चालू हुई नहीं है। थर्ड बुक के बेस पे ही प्रोजेक्ट बनता है, या तो एनालिसिस करना होते हैं हमने फाइनल अकाउंट्स को। अब तुमको पता ही है कि पहले जो कॉम्प्रिहेंसिव और 2 स्पेसिफिक बनते थे प्रोजेक्ट, अब हमें केवल इस बार कोविड के चलते हमें केवल एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, वो भी स्पेसिफाइड बनाना है। स्पेसिफाइड में आप उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, या हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं, या हम कंपैरेटिव कॉमन साइन स्टेटमेंट बना सकते हैं, या हम रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। तो कोई इसमें कोई दिक्कत हो, कोई बात करनी हो मेरे से, तो आप हमेशा कभी भी फ़ोन कर सकते हैं मेरे को, या व्हाट्सएप पर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो बाय फॉर नाउ, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। टेक केयर।